द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट्स जो सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं और वीडियो अन्य साथियों के साथ शेयर कर दें, जिससे आपके अन्य साथी भी साथ में जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और यहाँ पे लेते हैं भाषा से हिंदी का 20 क्वेश्चन और इंग्लिश की भाषा से 10 क्वेश्चन और संस्कृत का यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा शुरू में। उसके बाद सभी टॉपिक वाइज करेंगे हम लोग। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न और आप लोग भी हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोग रामायण पढ़ते हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या इनमें से कोई नहीं है? क्वेश्चन अच्छा है, कमेंट करके आप लोग को बताना है। तो लोग रामायण पढ़ते हैं, तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है? सही अर्थ भेद किस शब्द युग में नहीं है, ये ढूंढना है। तो कमेंट करके आप लोग आंसर बताएं कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे अली अली, सखी और भंवरा ये सही जोड़ा यानी सही युग्म नहीं है, बाकी सभी सही है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, संधि विच्छेद इसका करना है, कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए जब कहीं पर आप लोग पढ़े होंगे विसर्ग संधि का नियम कहता है कि जब खष्टी सा बीच में आ जाता है तो उसको विसर्ग में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे अनु विसर्ग फिर प्लह फिर ठान हो जाएगा, अनुष्ठान इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो डी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे किस शब्द में पश्च स्वर है? किस शब्द में पश्च स्वर है ये बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए आंसर कौन सा सही हो जाएगा। बात करते हैं पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर ऐसे स्वर को कहा जाता है जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग जो होता है वो हमेशा सक्रिय रहता है। और ऐसे शब्दों के अंतर्गत 6 शब्द जो है आते हैं, ठीक, जिसमें ये बी तो सही ही होगा, साथ साथ अन्य शब्द जो आएंगे वो आपका ये बड़ा आ जाएगा और उसके बाद ये तो लिखा ही गया है, यहाँ पे बड़ा ऊ आ जाएगा और उसके बाद ओ आएगा, आओ आ जाएगा। आओ के बाद यहाँ पे एक आगत होता है, आगत वर्ण इसको कहा जाता है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। ये सभी क्या होते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तत्सम रूप नहीं है? शब्द तत्सम रूप नहीं है। देखिए बात करते हैं तत्सम रूप की। तो तत्सम आपका मरकटी है, समश्रु है और लवंग है, लेकिन यहाँ पे रीछ जो है ये तत्सम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर इसमें लिखा गया है कि किसमें समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? किसमें समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। दोपहर, दोपहरों का समाहार। पति व्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री। ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट नहीं बन रहा है, लेकिन अगला देख लेते हैं। कनकलता, कनक के समान लता, ये बिल्कुल सही है। तो सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। पतिव्रता का तात्पर्य है कि पति का व्रत लेने वाली स्त्री नहीं होता है, यही। और यहाँ पे समास का विग्रह कौन सा नहीं हुआ है यही पूछा भी गया है। तो यहाँ पे बनेगा क्या इसका देख लीजिए। यहाँ पे बनेगा पति धर्म ही जिसका व्रत हो, या ऐसे भी कह सकते हैं उसी को पतिव्रता कहते हैं, या इस प्रकार से भी कहा जा सकता है जैसे पति धर्म का पालन करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। क्लियर? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जो कि अगला है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए मूल धातु के शब्दों में जब पहले कोई शब्द लग जाता है, जैसे ऐषण में क्या जुड़ा है तो अन्वेषण हो गया है, तो यहाँ पे अनु जुड़कर अन्वेषण हो गया, यानी पहले जुड़ गया है तो अन्वेषण हो गया है। और यहीं पर अगर बाद में जुड़ता तो उसको क्या कहते? तो उसको हम लोग क्या कहते? प्रत्यय कहते। क्लियर? तो ये सब कंटेस्ट करते चलिए जो भी होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। इसमें शुद्ध कह रहे हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। तो राजनीति बिल्कुल सही है,
युधिष्ठिर बिल्कुल सही है और मध्याह्न बिल्कुल सही है, बट मरीचिका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। मरीचिका में जो अर्रा पे मात्रा लगी है वो बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, इस प्रकार से जो है मरीचिका लिखा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ये गलत लिखा नहीं, अशुद्ध है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर देना है। खुशियाँ मनाना मुहावरे, माफ़ कीजिए, खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? घूरे के दिन फिरना, घी के दीपक जलाना, ये बिल्कुल सही है। खुशियाँ मनाना मतलब घी के दीपक जलाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और पढ़ लेते हैं, घर में गंगा बहना, ये सभी नहीं, तो बी बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट है, ये एक चिन्ह लगा हुआ कोष्टक के अंदर में है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है और आपको बताना है ये कि ये किस प्रकार का चिन्ह है, यानी कि ये कौन सा चिन्ह है। योजक चिन्ह की बात करते हैं ऑप्शन में पहला, तो योजक चिन्ह दो शब्दों के मध्य में लगता है, जैसे माता पिता, रात दिन, भाई बहन, तो उसके बीच में ये चिन्ह लगता है तो योजक चिन्ह कहलाता है। और वहीं पे निर्देशक चिन्ह जो होते हैं इस प्रकार से लाइन खींचते हैं और आगे दो बंदी हो लग सकते हैं, या इस प्रकार से भी ये हो सकता है। लागों की बात करते हैं, डॉक्टर अगर आपको लिखना है तो पूरा डॉक्टर ना लिख करके आप इस प्रकार से डॉक्टर को लिख सकते हैं, तो ये चिन्ह जो है ये आपका लागो चिन्ह कहलाएगा। साथ साथ यहाँ पे ये इस प्रकार ये चिन्ह जो बना हुआ है, ये जिसको बताना है आंसर में, वो हंसपद या त्रुटि पद चिन्ह है। जैसे कोई शब्द लिख रहे हैं और गलत हो जाता है तो वहाँ पे स्थान नहीं होता, तो इस प्रकार से एरो लगाकर ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ लिखना है, छूट गया है, तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे इसको लिख देंगे। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। इसमें मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। तो इस पंक्ति में रस बताना है, श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, शांत रस है या फिर हास्य रस है। क्वेश्चन अच्छा है और यहाँ पे शांत रस का ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज क्यों पक्षी पुण्य जहाज पे आवे। ये शांति रस का उदाहरण है, शांत रस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन आज के क्वेश्चन आपके लिए इतने अच्छे कलेक्शन करके लाए हुए हैं कि आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आपको अनुभव भी हो रहा होगा। चलिए फटाफट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जैसे आपके अन्य साथी भी जुड़ सके। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? तो बात करते हैं संविधान में भाषा की, तो भाषा को संविधान में अनुसूची 8 के तहत रखा गया है। और जब संविधान का निर्माण हुआ था, यानी मूल संविधान में भाषाओं की संख्या टोटल 14 हुआ करती थी, लेकिन संविधान संशोधन समय समय पर होते रहे और भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 हो गई है। टोटल 22 भाषाओं की संख्या है और इसको अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग को इसका बताना है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, जैसे सौरभ के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। सौरभ के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इस वाक्य में कर्म कारक कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर प्रथम पुरस्कार जो है यही तो प्राप्त किया है, यही कर्म इसका है, तो यहाँ पे कर्म कारक का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट सुमेलित कौन सा नहीं है? यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा आंसू लिखी गई है, बीजक कबीरदास के द्वारा लिखी गई है, उर्वशी दिनकर के द्वारा लिखी गई है, प्रेम वाटिका रस खान के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे बीजक तो कबीरदास के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। उर्वशी दिनकर के द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। प्रेम वाटिका रस खान के द्वारा लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ बात करते हैं आंसू की, तो आंसू जो लिखा गया है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ सुमित्रा नंदन पंत की ये जो है लेख नहीं है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, इसको आप लोग को समझना होगा। अगर हमारे साथ आप लोग हमेशा बराबर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, हम केवल समझाएंगे और आप लोग करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पहली लाइन लिखी गई है, यानी पहले नंबर पे है, और उसके बाद 4 सेंटेंस लिखे गए हैं और छठा आखिरी लाइन ये लिखी गई है। आपको क्रम से इसको सेंटेंस के रूप में बनाना है, यानी एक वाक्य
क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ के टाइप में लिखना है। तो कौन सा कैसे रखा जाएगा यही इसमें करना है। 15 नंबर में तो चलिए देख लेते हैं। प्रतिभा और परिश्रम दोनों के सामंजस्य से एक श्रेष्ठ क्या दोनों के सामंजस्य से एक श्रेष्ठ गरिमामयी और प्रभावी कृति का जन्म होता है, जो श्रवण अथवा पठन मात्र से हृदय के मन को वंशीभूत कर देती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा हमने किया था, ये दूसरे नंबर यानी एक नंबर ये था, दूसरे नंबर पे इसको लिखे थे, और उसके बाद सबसे श्रेष्ठ गरिमामयी और प्रभाव, तो यहाँ पे तीसरा था, ये हो गया था। उसके बाद ये चौथा ये था, पांचवा ये वाला था, ला वाला। ठीक, तो इसको देखिए मिलान कर लीजिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका मिल रहा है, डी बिल्कुल सही है, मिलान कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें व्यूह शब्द में कौन सी संधि है? 16 नंबर में व्यूह शब्द में कौन सी संधि है बताना है। तो चलिए कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन की बात करते हैं तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी, यण संधि का ये उदाहरण है व्यू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बी प्लस बड़ा ऊ और हा निकल कर आएगा, बी प्लस ऊ निकल कर आएगा, और इसमें जो अलग इसको किया जाएगा इस प्रकार से होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये यण संधि बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? वैसे मनोज की बात करते हैं तो मनोज कामदेव की पर्यायवाची होता है, सभी को मालूम ही है। नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और 18 से 20 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको गद्यांश को पढ़ना होगा। ये गद्यांश दिया गया है, हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, यहाँ से पढ़ाई यहाँ पे टोटल पढ़ना है और पढ़ते जाना है। ये पहला पेज है, इसको पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ अगला पेज आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग को भी आंसर बताना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए बहुत अच्छे, ये भी पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट पेज यहाँ पे है, इसको पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर जो है आ जाएगा। यानी 18 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि विद्यार्थियों की उन्नति का एकमात्र द्वार क्या है? तो विद्यार्थियों की उन्नति का एकमात्र द्वार जो है वो अनुशासन है। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताएंगे। परिश्रम होगा, लगन होगा, शिक्षा होगा, अनुशासन होगा। देखिए यहाँ पे अगर गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तब समझ में आएगा कि विद्यार्थियों की उन्नति का एकमात्र द्वार क्या है? अनुशासन है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्लियर? यहाँ पे गद्यांश के अनुसार आंसर को लगाना है, ना कि अपने दिमाग से। मनोविज्ञान का ये क्वेश्चन नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किस बात को चिंता का विषय कहा है? लेखक ने जो चिंता का विषय कहा है वो अनुशासन का ह्रास है, यानी कि अनुशासन जो खत्म हो रहा है यही चिंता का विषय बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है अनुशासनहीनता की बढ़ने के लिए? तो यहाँ पे शिक्षा प्रणाली जो है ये सबसे अहम भूमिका निभा रही है अनुशासनहीनता के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इंग्लिश के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग हमारे साथ मिलान करते रहिएगा। जो भी आंसर होगा हमारे आंसर से मिलान करिएगा, देखिएगा आपके कितने परसेंट क्वेश्चन में सही बनते हैं। तो 21 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टिकट आप यहाँ पे स्पेस में खाली जगह पे भर दिया जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट 22 नंबर पे चलते हैं। तो 22 नंबर में आपको यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा गया है, गेट डाउन द समथिंग, ये ईडियम्स फ्रेज है। इसका ईडियम्स फ्रेज का सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे पहला ही होगा, टू बिगिन टू डू समथिंग। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है। तो एरर कौन सा है?
यहाँ पे देखिए बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देन के जगह पे व्हेन होना चाहिए था, WHEN व्हेन होना चाहिए था, तब ये सही होगा। यहाँ पे देन ना होकर व्हेन होना चाहिए, तो बी पार्ट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 24 नंबर पे चलते हैं। तो 24 नंबर में आपको यहाँ पे इसका अपोजिट शब्द यानी विलोम शब्द बताना है। तो इस 24 नंबर का विलोम शब्द स्कार्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इसका सही शब्द कौन सा होगा। 25 नंबर का ऑप्शन पहला ही बिल्कुल इंडेंसेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में यहाँ पे ये शब्द जो लिखा गया है द पोरेस्ट, द पोरेस्ट जो है ये इसको इसका सही शब्द क्या होगा। तो पोरेस्ट नहीं लिखकर पोरे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज द वॉइस, यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करना है। मोना वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, तो इसका जो है जब ये एक्टिव में लिखा गया है, इसको पश्चिम में जब चेंज करेंगे तो ये पश्चिम में जब बनेगा तो ये बनेगा कि ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मोना टू हिज हर फादर, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी 28 से 30 का यहाँ पे पैराग्राफ्स यानी लिखा गया है यहाँ पे इन द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ऑफ टुमारो, यहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ने के लिए और पढ़ते रहना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोक कर पढ़िएगा। आगे के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं अगले पे। ये अगला पेज है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, ये भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, थोड़ा बड़ा लंबा पैसेज है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। यदि क्वेश्चन के पेपर में आपका इतना लंबा पैसेज आएगा तो सबसे पहले पैसेज को आप लोग स्किप करेंगे, अन्य क्वेश्चन को करने के बाद पैसेज को देखना संभावित सोचेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं तो पैसेज ही पढ़ते रहेंगे और समय आपका लॉस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया है 28 नंबर का, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑटोमेशन बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 29 नंबर पे। तो 29 नंबर में ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन, और 30 नंबर में क्वेश्चन में डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के पोर्शन को ख़त्म करने के बाद संस्कृत के पोर्शन पे चलते हैं। संस्कृत का पहला क्वेश्चन, अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं। इसमें भी केवल हम आंसर को बताएंगे, आप लोग अपने आंसर से मिलान करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन में बन रहे हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार जो होते हैं वो पहला होगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। और 5 जो हैं होते हैं। एक बात और, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर अपने लिखते रहें। आप लोग बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं, अगर आप लोग आंसर को लिखते रहेंगे तो आप लोग को भी आंसर याद होता चलेगा। क्लियर? चलिए 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक बार लिखना, तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो जानते ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में कम से कम अपने उत्तर को लिखते रहें, इससे आपको क्लियर भी होता रहेगा। उपेंद्र पद की संधि विच्छेद कैसे प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे उप प्लस इंद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है भूतपूर्व समस्त पद का विग्रह क्या होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, पूर्व भूता बिल्कुल सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे एक पंक्ति लिखी गई है। पंक्ति का क्या लिखा गया है, मतलब सेंटेंस लिखा गया है, हरते रोचते भक्ति ही, हरये रोचते भक्ति ही। इस वाक्य में हरये जो लिखा गया है, इस पंक्ति में विभक्ति कौन सी है। तो इसमें विभक्ति जो है वो चतुर्थी विभक्ति है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है तस्मय पद में विभक्ति और वचन कौन सा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल चतुर्थी एक वचन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माया रामा दृश्यते। इस वाक्य में वाच परिवर्तन करके आपको वाक्य बनाना है, कौन सा सही होगा। वाच परिवर्तन करना है, ध्यान दीजिएगा। तो बी बिल्कुल अहम रामा पश्याम, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? और इसी के साथ नेक्स्ट है कि मैं मुख से बोलता हूँ, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। मैं मुँह से बोलता हूँ, मुख से बोलता हूँ, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ की अहम मुखेन वदामी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका संस्कृत अनुवाद ये बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट 38 से 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे संस्कृत का ये गद्यांश लिखा गया है, इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पढ़ते रहना है। ये पहला पेज है, दूसरा पेज यहाँ से पढ़िएगा।
चलिए तीसरा पेज यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन भी आपका आ गया है, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन आपका 38 नंबर का आ गया है। बताइए आंसर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है सदैव में कौन सी संधि है। देखिए दो ये इस प्रकार से, चाहे दो डंडी हो चाहे नीचे भी एक हो, इस प्रकार अगर दो कहीं भी डंडी लगी हो ऊपर तो जो है वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आंख मूंद कर आपको मारना है, वृद्धि संधि पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और 40 नंबर का यहाँ पे कौन सा सही होगा। यहाँ पे भी धन शास्त्रीय बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञान का क्वेश्चन आ गया है, विज्ञान के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए आंसर कौन सा होगा। कैंसर किससे संबंधित है। बड़े ट्यूमर से, ऊतकों के नियंत्रण विभाजन से, ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से, या फिर घाव के सड़ जाने से। बात करते हैं कैंसर की, तो कैंसर का निर्माण जो होता है वो ऊतकों के अनियंत्रण वृद्धि के कारण होता है। जब जैसे देखिए बॉडी में कहीं गांठ बन जाती है तो वहाँ पे आपके ऊतकों में या जो है नियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ पे गांठ बन जाती है और उसी गांठ के कारण माध्यम से कैंसर का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको ऊतक मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको कोशिका मिलेगा। जैसे कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर होता है, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर होता है। क्लियर। तो दोनों के जिस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा पूछेगा आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डायनामाइट की। तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाले जो स्वीडिश वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है। उनका नाम है अल्फ्रेड वार्नर नोबेल। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार को भी दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह का रोग किस अंग को दोषपूर्ण कार्य करने से होता है। तो यहाँ पे डायबिटीज जो होता है वो अग्नाशय का कार्य, जब अग्नाशय गड़बड़ हो जाता है तो मधुमेह हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसमें यही प्रभावित होता है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है बायोगैस में कौन सी गैस होती है। तो बायोगैस में जो गैस होती है वो CO2 होता है प्लस CH4 भी होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों जो हैं होते हैं। वो लिखा हुआ है, ये ऑब्लिक लगाइएगा, ठीक। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी सभी को मालूम है कान में पाई जाती है, मतलब कान में पाई जाती है। और कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं एक कान में, तो दोनों कान को मिला करके डबल जोड़ा यानी 6 हड्डियां हो जाती हैं। और सबसे छोटी हड्डी का नाम जो है स्टेपीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, कान की है। और वहीं पे बात करते हैं फीमर की, तो फीमर जांघ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और बी सही, फर्स्ट सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे KMnO4 लिखा गया है का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको विसंक्रमक के रूप में यूज करते हैं। बी डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर देते रहें। चलिए बताइए मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप लोग को आज हम समझाएंगे कि मृग मरीचिका होती क्या है। मृग मरीचिका की बात करते हैं तो देखिए आप लोग इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, कहीं पर अगर आप लोग जाते होंगे तो जहाँ से खड़े होते हैं, बाइक चलाते हैं या किसी प्रकार से जाते हैं, तो रोड पर जब दूर कहीं थोड़ा दूरी पर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पर जैसे पानी गिरा हुआ है या ऑयल मतलब तेल गिरा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है आप लोग को ना। तो वो कुछ होता नहीं, लेकिन वहाँ पर जब जाते हैं तो कुछ होता नहीं है। तो यही आपका जो देखने के बाद एहसास होता है, मतलब प्रतीत होता है, वही आपका मृज मरीचिका होती है। और ये जो होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब जो प्रकाश पड़ता है तपन के कारण जब वो परावर्तित होती है तो ये ऐसे ही दृश्य आपको नज़र आता है दूर से, लेकिन वहाँ पास जाने के पास वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट हो रही है।
CFC सभी को मालूम है, CFC कार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहते हैं। CFC ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। इसी के कारण ओजोन परत जो है उसका क्षय हो रहा है और वो धीरे धीरे होल हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। देखिए दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है वो विटामिन का नाम है C। ये जी प्रश्न है इसलिए थोड़ा तेज़ी से बढ़ाएंगे। तो C मिलता है, ठीक है। क्यों नहीं पाया जाता है? ये इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि विटामिन C जो होते हैं ये खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं और खट्टे पदार्थ जैसे ही दूध में जाएंगे तो दूध क्या होगा, फट जाएगा। इसलिए ये विटामिन C बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। क्या हो सकती है? जब से सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैथ का पोर्शन है। तो आप लोग को मालूम ही है कि मैथ के पोर्शन को हम लोग स्किप करते हैं। स्किप करने का कारण है कि ये अफसर के द्वारा जो है इस क्लास को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग जाइए वहाँ पे प्लेलिस्ट में इसके मैथ को पोर्शन जो है, जैसे आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे उसके तत्काल तुरंत बाद जो है वो इसका सजेशन भी दिया जा रहा है, वहाँ पर जाके पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोग को इसका पूरा PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। फॉलो करके ज्वाइन करने के बाद आप लोग यहाँ से 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट वहाँ से लोड करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगला जो आता है वो पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और साथ साथ सामान्य ज्ञान के साथ यहाँ पे करंट अफेयर की भी प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें 40 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन अच्छा है, कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सरकार के जो अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं। C बिल्कुल सही ऑप्शन। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है विधायिका। यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों से मिलकर क्या बनते हैं? सरकार का निर्माण होता है। संविधान के भारतीय संविधान के अनुसार ध्यान रखिएगा। तो C बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित मतलब किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? चलिए फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन हुआ था जो 1929 में हुआ था। इसी अधिवेशन में ही जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सही खाद्य श्रृंखला को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले निचले स्तर से उच्च स्तर की तरफ जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले घास आता है। देखिए चारों ऑप्शन में घास है तो घास चुन लीजिए। दूसरे बार आते हैं यानी कि घास को खाने वाले कौन होते हैं? तो घास को खाने वाले कीट होते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में कीट कहाँ पे मिल रहा है? देखिए बी ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पे घास, यहाँ पे कीट। कीट को कौन खाता है? तो मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। सर्प को कौन खाता है? गरुड़ खाता है, यानी बाज खा लेता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे प्रश्न हैं। इसको आप लोग बिल्कुल स्किप न करिएगा और देखते चलिएगा। केवल हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका सुपर टेट में एक सेट मतलब एक सीट जो है पक्की बिल्कुल मान के चलिए अपनी। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम लोग रोज़ाना ही प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाएंगे। क्लियर? ये थोड़ा अटके है कि कितने प्रश्न किस में पूछे जाते हैं, ये डिटेल भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ये भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका निर्माण 23 सितंबर 2015 को किया गया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल 2015 बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो शुरुआत किया गया था वो पानीपत के हरियाणा से किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पानीपत के हरियाणा से, हरियाणा के पानीपत से। क्लियर हो गया?
तो हरियाणा के पानीपत से इसका स्टार्ट किया गया था 23 सितंबर 2015 को। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 के नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र बना हुआ है। तो 500 के नोट की बात करते हैं तो इसके चित्र पर लाल किले का चिन्ह बना हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है ऑप्शन। कुतुब मीनार कहीं नहीं है, पंचमहल कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे मंगलयान जो बना हुआ है वो 2000 के नोट पर बना हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे 500 की बात किया गया तो 500 ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। लाल किले का चिन्ह बना हुआ है, मतलब निशान बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मौसमी घटनाएँ जो वायुमंडल में घटती हैं वो किस परत में घटित हैं। वायुमंडल में, समतापमंडल में, क्षोभ मंडल में और आयन मंडल में। बात करते हैं मौसमी घटनाओं की, तो मौसमी घटनाएं जो भी घटती हैं वो क्षोभ मंडल में, यानी कि ये क्षोभ मंडल जो है अपने परत की सबसे निचला मंडल का सबसे निचला वायुमंडल है और इसी में सारी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। 77 का क्वेश्चन नंबर आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है। और एक बात और, विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक का निर्माण जो है वो 1945 में या 1845 में है, क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, 1945 में इसका निर्माण है। किसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और विश्व बैंक की जुड़वा बहन जिसको कहा जाता है वो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहा जाता है IMF है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक की जुड़वा बहन है ये। और इसका निर्माण जो कि यानी स्थापना जो किया गया था 1945 में किया गया था, ये ध्यान रखिए। क्लियर है, 1945 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, वाशिंगटन डीसी। अगला है नक्कटैया मेला कहाँ लगता है। क्या बात है, नक्कटैया मेला कहाँ लगता है, चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नक्कटैया मेला कहाँ पे लगता है, तो ये वाराणसी में लगता है। कहाँ पे लगता है, वाराणसी में लगता है। और वाराणसी को ही जो है प्रथम धरती का प्रथम पृष्ठभूमि भी कहा जाता है और साथ साथ इसे देवों की भूमि भी कहा जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। पंचायती राज प्रणाली की बात करते हैं तो पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो किया गया था वो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। और दूसरी साथ साथ इसी के आंध्र प्रदेश का एक जिला है वहाँ भी किया गया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1959 बिल्कुल सही होगा। प्रथम जो शुभारंभ हुआ था 1959 में किया गया था। ठीक, और ग्राम पंचायत का गठन जो किया गया है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। और इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है अनुसूचित ग्राम पंचायत को, वो जो है अनुसूची 11 में दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए सभी क्वेश्चन आपको कंटेस्ट हो गए हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन 1959 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन जो होता है वो भगवान विष्णु के रथ को लेकर चलते हैं और यहाँ पे ये ओडिशा के पुरी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा। आप लोग ऐसे इस प्रकार से जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहानी की तरह ही पढ़ते रहिए और ऐसे सुनते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट करते चलिए। जो आपको फील होता है कि ये हम भूल जाएंगे या इसको नहीं जानते हैं उसको बिल्कुल नोट करते चलेंगे। और अगर नोटबुक पेन साथ में नहीं लेकर बैठे हैं तो जान लीजिए आप लोग भले ही प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी भूल करते चल रहे हैं। क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा तो 10, 15, 20 दिन, महीने खाना याद रहेगा। इसके बाद आप लोग भूल जाएंगे। इसलिए नोट करते चलेंगे तो जो भी नहीं समझ में आता है वो आप लोग के नोट्स बुक में अपना खोल कर फट से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। और ये पूरी जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले पे चलते हैं। ये पूरी जो है रथ यात्रा महोत्सव जो मनाया जाता है ये जगन्नाथ का मंदिर है उड़ीसा में, वहाँ पे मनाया जाता है। और जगन्नाथ का मंदिर जो है वो भगवान विष्णु से समर्पित मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मैंने पहले ही बता रखा है। अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी कृति है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है। कामायनी किसकी रचना कृति है ये बताना है। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
तीस्ता जो जल विवाद है वो किन दो देशों के मध्य है? बात करते हैं तीस्ता की, तो तीस्ता ये बंगाल की खाड़ी के पास शायद पड़ती है नदी, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है, जल विवाद है, उसका ये इन दोनों के बीच में है, यानी कि बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा जहाँ तक हम, तो बी बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल की कार्यकाल में हुआ था? गवर्नर जनरल का जब गवर्नर जनरल का कार्यकाल चल रहा था तो सती प्रथा का अंत किया गया। तो यहाँ पे विलियम बेंटिंग बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, बे बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? चलिए कमेंट करके बताइए आंसर कौन सा सही होगा। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही है, भारोत्तोलन से सही ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? तो अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाले कार्य हैं वो गैस से संबंधित भी है, बिजली से संबंधित भी है, लौह इस्पात से भी संबंधित है, तो ये सभी इसमें सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कमेंट करके आप लोग को बताना है, इजी क्वेश्चन है और हमेशा परीक्षा में पूछा जाने वाला परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस, जनगणना दिवस क्या है ध्यान नहीं आ रहा है, देखिएगा, लेकिन ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है हम लोग को। चलिए बताइए फटाफट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 जून बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 11 जुलाई को विश्व जनगणना दिवस, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपल डब्ल्यू यानी WWW का आविष्कार तथा प्रवर्तक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, इसकी आविष्कार और प्रवर्तक भी यही हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? लठमार होली का तात्पर्य है कि यहाँ पर औरतें जो होती हैं पुरुषों को जो है लाठियों के माध्यम से जब मारने के बाद जो है स्टार्ट करती हैं यहाँ पर होली को। ठीक, तो यहाँ पे ये बरसाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की, तो इसके प्रथम न्यायाधीश जो भारतीय थे वो नागेंद्र सिंह थे। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, इसका नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है वो कालिदास को कहा जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ग्रहों का उसके क्रम के आधार पर घटनाक्रम, घटता क्रम कौन सा है? घटता क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तभी तो घटते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये सभी को मालूम है। बृहस्पति ऑप्शन में जहाँ भी होगा वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, पहले में है तो पहला सही हो जाएगा, और अन्य कहीं जाने की ज़रूरत यानी अन्य ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, पहले लिखा गया है, उसके बाद शनि है, फिर पृथ्वी है, फिर बुध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सही आंसर को छाप दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? देखिए सांसद की बात करते हैं तो यहाँ पर भी तीन प्रारूपों से मिलकर सांसद बनता है, उसी प्रकार 3 प्रारूपों से बनकर जो है आपका मंत्रिमंडल भी बनता है। ठीक,
मंत्रिमंडल जो है वो भी 3 प्रारूपों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सांसद की। सांसद जो बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अच्छा माफ कीजिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। लेकिन इनमें निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा होता है। कौन सा होता है? लोकसभा होता है। यहाँ पे निम्न सदन पूछा गया था तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखा। राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी होता है और लोकसभा अस्थायी होता है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल जो भी हमने बताया था उसके भी 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद और तीसरा जो होता है राज्यपाल होता है। तीनों से मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद कह रहे हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है जिसका निम्न सदन विधानसभा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, कभी आप लोग जो है समय मिलेगा तो इसको डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही था वो पहला आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है गंगटोक किस देश मतलब किस प्रदेश की राजधानी है? तो चलिए देख लेते हैं फटाफट सभी को, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग हमेशा याद रखिए पूरे देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य की राजधानी और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। और इनके जो है आप लोग क्या कहते हैं वो इनकी भी राजधानी याद करके बिल्कुल रखेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो भी इसके निर्देशक हैं मतलब जो भी इसके देख रेख में है उसको भी बिल्कुल याद करके रखें। बात करते हैं असम की। तो असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। नेक्स्ट पे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट आपका आता है सिक्किम। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है ही। नेक्स्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। चलिए यहाँ पे तीनों चारों का ऑप्शन मैंने बता दिया, जो भी सही है सी बिल्कुल सही है। देखिए और सभी राज्य की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी बिल्कुल याद करके अपनी जुबान पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शांत घाटी। देखिए शांत घाटी चाहे साइलेंट वैली कहे चाहे शांत घाटी कहे, ये केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे, हमें उम्मीद है। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में स्थित है, वहीं फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी पूछता तो उत्तराखंड में होता। अगला प्रश्न है कृषि और ग्रामीण विकास हेतु जो ऋण प्रदान करती है वो कौन सी संस्था है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये संस्था जो है वो बैंक है आपकी, एक नाबार्ड बैंक है। ये बैंक है, यही आपको जो है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करती है। ठीक, तो यहाँ पे और ये दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। पूछा जाता है कि नाबार्ड जो है वो किस प्रकार से मतलब कितने समय के लिए जो है ऋण को देती है, तो ये दीर्घकालीन के लिए ऋण देती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपको पता ही खेल कूद के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे खेल कूद जहाँ पे सही होगा, जहाँ पे मिलेगा वही सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन में मिल रहा है, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कूली के लेखक कौन है? कूली के लेखक कौन है? चलिए बताइए फटाफट। क्वेश्चन अच्छा है, कमेंट करके बताइए। कूली के लेखक मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर पहला मुल्क राज आनंद कूली के लेखक हैं, फर्स्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 2016 में ओलंपिक जो हुआ था ग्रीष्मकालीन वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होता 2016 में, लेकिन 2020 में टोक्यो में संभावित था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, तो 2021 में हुआ था। और यही अभी संभावित है 2020 का 2021 में हुआ, लेकिन 2024 में पेरिस, लंदन क्या कहते हैं फ्रांस के पेरिस में संभावित है। और ये 4 साल के अंतराल पर होता है, भी ध्यान रखिए। जैसे 16 से 20 और 20 से 24, तो ये 4 साल के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको IIIT कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके प्रयागराज यानी जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल आप जो पहला कह रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है?
चलिए कमेंट करके बताइए आंसर कौन सा सही होगा। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ पे जिलों की संख्या 75 है। 75 जिले हैं अपने उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। बात करते हैं मंडल की, तो मंडल की संख्या जो है अपने उत्तर प्रदेश में वो मंडलों की संख्या 18 है यूपी के, ठीक 18 मंडलों में बांटा गया है 75 जिलों को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा मंडलों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है। तो यहाँ पे दूसरी जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो उर्दू है। कौन सी है? उर्दू है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रथम है हिंदी, दूसरी है उर्दू। डी बिल्कुल सही। यहाँ पे द्वितीय राजकीय भाषा की बात किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सबसे पुराना शहर कहा जाता है? भारत का सबसे पुराना शहर जो है वो आपका वाराणसी है और यही देवों की नगरी भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिंधु दर्शन, बात करते हैं सिंधु दर्शन की, तो सिंधु नदी ये बहती है लेह के, लद्दाख के लेह में, तो यहीं लेह में मनाया जाता है। ये पहला बिल्कुल सही ऑप्शन यानी लेह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल साठ किससे संबंधित है? चलिए बताइए एग्रीकल्चरल साठ किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि मिशन इंद्रधनुष किससे जुड़ा हुआ है? देखिए एक इंद्रधनुष है, एक मिशन इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष योजना एक है, एक मिशन इंद्रधनुष योजना है। तो यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष योजना जो है ये टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? वहीं पे आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है। साथ साथ अगले क्वेश्चन पे चल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम बैरियर। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एग्जाम वॉरियर के लेखक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है भारत में कृषि सेंसस यानी गणना जो होती है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो ये 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये भारत में प्रथम विस्तृत की थी संगणना जो की गई थी वो 1970 से लेकर 1970 से 71 के मध्य में किया गया था। क्लियर? यानी कि 1970 से 71 में कराई गई थी प्रथम बार इसकी गणना। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारत में उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। और ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के पास अक्सर जो है देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे वन पाए जाते हैं। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट शिक्षण कौशल आता है। शिक्षण कौशल का पहला क्वेश्चन है आपके विचार से अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो विचार से सबसे सही आंसर जो हो जाएगा अध्यापक का सबसे गुण वो निष्पक्ष निर्णय लेना होगा। ऑप्शन नंबर वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे बालक चाहे जो भी हो उसमें समस्त छात्रों के लिए या बालकों के लिए निष्पक्ष निर्णय जो अध्यापक लेता है वो उसका सबसे अच्छा गुण माना जाता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि किसके शिक्षण में पर्यटन सबसे अधिक सहायक है? तो भूगोल के शिक्षण में पर्यटन यानी घूम टहल कर जब भूगोल का प्रयोग करेंगे तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है गंभीर अध्यापक ज़्यादातर क्या करते हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। गंभीर अध्यापक ज़्यादातर सभी सावधानियों को बरतता है तथा जिससे कि वो अभ्यर्थी कम से कम गलतियाँ कर सकें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन आंकड़ों का वितरण को बिंदु विधि द्वारा दिखाया जाता है जो संबंधित होते हैं वन क्षेत्र से, तापमान से, वर्षा से, जनसंख्या से। तो यहाँ पे जो संबंधित होते हैं वो
जनसंख्या से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो यहाँ से पूर्ण से अंश की ओर जो है ये इस पे आधारित है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों पर, ठीक, मनोविज्ञान पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये गेस्टाल्ट का जो जन्मदाता माना जाता है वो मैक्स वर्दीमन को माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति जो NEP आई है 2020 की, इसके अनुसार जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है उसकी प्रणाली को किस प्रकार से विभाजित किया गया है? तो उसकी प्रणाली को जो विभाजित किया गया है 5+3+3+4 पे विभाजित किया गया है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल 53-34 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि उदाहरण प्रविधि में कितने प्रकार होते हैं? उदाहरण प्रविधि में जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा है? शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा है? 118 का क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल सही है, संप्रेषण। जब हम लोग बातचीत करेंगे, एक दूसरे की भाषा आदान प्रदान करेंगे तो ही संप्रेषण कहलाता है। तब यहाँ पर क्या होगा, शिक्षण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट, लॉरेंज वक्र के प्रतिपादक कौन है? लॉरेंज जो वक्र है इसके प्रतिपादक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ नेक्स्ट है, अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाना चाहिए? तो आवृत्ति का ज्ञान अपनाना चाहिए, सिद्धांत अपनाना चाहिए। यहाँ पे ज्ञान नहीं है, सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जो आपको जानकारी है अगर वो बराबर बनी रहे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आवृत्ति का सिद्धांत अपनाना होगा। आवृत्ति का सिद्धांत का तात्पर्य है कि उसको आप लोग पुनरावृत्ति करते रहें, मतलब बार बार उसका रिवीजन करते रहें। रिवीजन ही जानते ही हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट बाल मनोविज्ञान का 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। देखिए, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इसमें कौन सा सही माना जाएगा? तो लड़कों को भी घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, जैसे खाना बनाने में, कुछ भी जो भी काम हो घर के काम में जब लड़के सहायता करेंगे तो यही जो है लड़के और लड़कियों के विषय में सबसे सही कथन माना जाएगा। ऑप्शन नंबर भी, यही लिंग भेद को समानता में बदल देगा, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में जो है विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि जैसी गलतियाँ मिलती हैं, तो इस बच्चे का लक्षण क्या प्रदर्शित करता है? जैसे उदाहरण के तौर पर आपको हम बता दें, जैसे का मान लेते हैं ऐसे लिखना है तो वो का ऐसे ना लिख करके का को इस प्रकार से लिखता है। चा को इस प्रकार से लिखना है तो वो चा इस प्रकार से ना लिख करके चा को इस प्रकार से लिखता है। तो ये जो छवियां मिल रही हैं वो किस लक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ये अधिगम में आसक्तता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु योग घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है वो कौन सा होता है? तो वो डी ऑप्शन आपका मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था है। और ये जो है जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। ऑप्शन नंबर ध्यान रखें, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? बिने के, रीढ़ के, टर्मन के, कैटल के। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय की बात किया गया है, तो यहाँ पे ये जो किया गया है रीढ़ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे इस क्वेश्चन पे। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं तो मैंने इनको छोड़ दिया, ये कहाँ से आ गए? चलिए बताइएगा आप लोग। अगर आप लोग को संतुष्टि नहीं मिली है तो आप लोग कमेंट करके इसको आंसर को बताएंगे कि कैसे क्या होगा। हम कमेंट बॉक्स में इसके सटीक और अच्छे क्वेश्चन मतलब समझा कर इसको पिन करवा देंगे। क्लियर? चलिए, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा देखना है कि किस प्रकार से ये सही है, कैसे सही है। जब आप संतुष्ट नहीं होंगे तभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में, या फिर गतिवाही योग्यता में, या इन सभी में। तो ये व्यक्तिगत भेद जो पाए जाते हैं सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी के साथ नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा से तात्पर्य क्या है?
तो समावेशी कक्षा से जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य और अधिगम अक्षम विद्यार्थियों की संयुक्त कक्षा जो होगी वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 127 का ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। यहाँ पे कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे के चरित्र का निर्माण में सहायता मिल सके। जहाँ के माहौल में ही बच्चे के चरित्र के निर्माण में जो है सहायता मिलेगी तो अपने आप ही अच्छे चरित्र का निर्माण हो जाएगा, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, ये देखिए, एक ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो यहाँ पे इनमें पाठ्यवस्तु को सरल तरीके से समझाने की सहायता मिलती है। जब आपको सिद्धांत की जानकारी होगी तो आप पाठ्य पुस्तक को या पाठ्यवस्तु को जो भी समझाएंगे बालक को अच्छी तरह से समझाने के लिए तत्पर रहेंगे और आपको ये सहायता भी इसमें मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 129 नंबर का है, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो डी, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए, बच्चा क्रियाशीलता के साथ काम भी करेगा, निर्माण भी होगा और रुचि भी होगा, तो ये सब सही है, बट ये सही नहीं है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे जो बालक किससे ग्रसित हैं, जिन्हें पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। जो बालक डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं वे बालक जो होते हैं पठन यानी कि पढ़ने में जो है अक्षमता प्रदर्शन करते हैं। साथ साथ बात करते हैं लिखने में जो अक्षमता प्रदर्शित करते हैं वे बालक डिसग्राफिया से ग्रसित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन के आंसर को केवल हम बताएंगे, आप लोग आंसर लाते चलिएगा और सॉल्व करिएगा इसको। चलिए, यहाँ पे 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल इजी प्रश्न था। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आप लोग को कैलेंडर का प्रश्न है और आप लोग को आंसर बताना है कौन सा सही होगा। बताइए फटाफट और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए और हमारे साथ मिलान करते रहिए। सी बिल्कुल यहाँ पे बुधवार आपका आ जाएगा। इसी के साथ 33 नंबर की बात करते हैं। तो 33 नंबर में ऑप्शन पहला सही होगा। यहाँ पे ए का संबंध बी से मतलब ए का संबंध से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, तो मामा का संबंध है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट है ये दिशा परीक्षण से क्वेश्चन लिया गया है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल दक्षिण आएगा। इसको बनाइएगा स्ट्रक्चर, उसके बाद देखिएगा दक्षिण सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, एक तरफ अच्छा आकृति है, खनिज है, तांबा है और लकड़ी है। तो ये खनिज जो होती है, खनिज के अंतर्गत ही तांबा आएगा। तो यहाँ पे देखिए खनिज ये है अंदर में, तो खनिज के अंतर्गत खनिज बाहर हो जाएगा, खनिज के अंतर्गत तांबा आ जाएगा। और ये लकड़ी सबसे अलग है, ये खनिज तो है ही नहीं, तो ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्रश्न है। इसमें कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर वैसे होते हैं जिनको हम लोग अपने हाथों से छू सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है ये पूछा गया है। तो ये सब हार्डवेयर नहीं होने का तात्पर्य है सॉफ्टवेयर है, और जिसको हम केवल अपनी आँखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट छू नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे असेंबलर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ये हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक उद्देश्य को हल करने वाली सबसे अधिक लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है। तो यहाँ पे FORTRAN है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। यही लैंग्वेज है जो वैज्ञानिक के उद्देश्यों को हल करने वाली सबसे लोकप्रिय भाषा है। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर भाषा में जो मूल प्रोग्राम होता है उसको सोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोर्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है।
तो ये CPU के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ नेक्स्ट ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है वो क्या कहलाती है? तो उसको अटैचमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला अटैचमेंट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभ्यर्थी का 10 प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। इसमें देखिए अपने अंदर देखना अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ये जो है अंतर्दर्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक की कौन सी क्षमता विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने में सहायता होती है? तो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे प्रबंधन की क्षमता जो है ये बिल्कुल सही है। यही अनुशासन को बनाए रखने में सहायता करती है विद्यार्थियों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा, चाहे वो कक्षा हो, चाहे समूह हो, चाहे टीम हो, सभी के लिए सामूहिक पुरस्कार वितरण जो होता है वो क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे वो जो आवश्यक है ऑप्शन को पढ़िए, उत्साह एवं प्रेरणा की भावना का संचार करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी सही है। नेक्स्ट मनोबल बढ़ाने के लिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है व्यक्ति द्वारा सही निर्णय लेने एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला क्या कहलाती है? तो ये कला जीवन कौशल कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट है व्यक्ति की आदत, रुचियाँ, शील गुण और मूल अभिप्रेरण जो होते हैं। देखिए आदत, रुचियाँ, शील गुण और मूल अभिप्रेरकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अभिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद बालात श्रम को प्रतिबंधित करती है, यानी बाल श्रम को प्रतिबंधित करती है? तो ये अनुच्छेद 23 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, अनुच्छेद 23 हो जाएगा। ठीक। और शिक्षा का अधिकार जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है व्यवसाय चयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसाय चयन का मुख्य उद्देश्य जो है विषयों का चयन करना, व्यवसाय का चयन करना, व्यवसाय में निरंतर प्रगति करना। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक जैविक अथवा आंतरिक अथवा जन्मजात प्रेरणा है? देखिए जैविक अथवा आंतरिक अथवा जन्मजात प्रेरणा कौन सी है? तो नींद, भूख, प्यास, ये तीनों तो है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जन्मजात है। इसी के साथ नेक्स्ट है थॉमसन ने अभिप्रेरण को क्या माना है? थॉमसन ने अभिप्रेरण को क्या माना है? तो उन्होंने आंतरिक अभिप्रेरण भी माना है और बाह्य प्रेरण अभिप्रेरण भी माना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बात और यहाँ से आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा, आंतरिक अभिप्रेरण को ही प्राकृतिक अभिप्रेरण कहते हैं और बाह्य अभिप्रेरण को कृत्रिम अभिप्रेरण कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया था? मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बी सही होने के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय और कितने आंसर सही हुए हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।